यह कहानी है चंद्रपुर नामक एक छोटे से गांव की। शहर से थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव बसा था। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन व्यापन करते थे। इसी गांव में रामलाल और श्यामलाल नामक दो भाई रहते थे। रामलाल अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। पारो बहुत ही चालाक और लालची औरत थी। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल अपनी पत्नी चंदा और बेटा राजू के साथ रहता था। गांव में उनकी एक जमीन थी जिस पर दोनों भाई मिलजुल कर काम किया करते थे और फसल को बेचकर आए मुनाफे को आधा आधा बांट लिया करते थे। रामलाल और श्यामलाल दोनों पैसे लेकर घर आ जाते हैं और दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को पैसे दे दिए। चंदा, ये लो फसल के पैसे, इस महीने ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। भगवान करे आपका मुनाफा ऐसे ही बढ़ता रहे और आप दोनों भाई खूब तरक्की करें। पारो, ये लो इस बार की फसल के पैसे। इस बार की फसल काफी अच्छे दामों पर बिके हैं, जिस वजह से इस बार मुनाफा भी काफी अच्छा हुआ है। क्या खाक अच्छा हुआ है? ये भी कोई मुनाफा है भला? आधे पैसे तो तुम्हारा भाई ले जाता है। खेतों पर तो सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हैं, फिर मुनाफा बराबर क्यों? नहीं पारो, ऐसी बात नहीं है। श्याम भी बराबर की ही मेहनत करता है। अजी काहे की बराबर मेहनत? बाजार से जाकर के महंगे महंगे बीज आप खरीद कर लाते हैं और इतनी दूर जाने आने की मेहनत वो अलग, ऊपर से सारा दिन खेतों में काम करना, फिर काहे की बराबर मेहनत? जी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप अपने भाई को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसे इस घर से रफा दफा कीजिए। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों के लिए आगे सोचना है। नहीं पारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी बात समझो, आखिर वह मेरा भाई है। देखिए आपको ऐसा करना ही होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर आप रहना अपने भाई के साथ अकेले। पारो के इतना बहस करने पर आखिरकार वही होता है जो पारो चाहती थी। रामलाल श्यामलाल को जमीन का छोटा सा हिस्सा देकर उसको घर से निकाल देता है। बेचारा श्यामलाल भी अपने भाई के घर के बगल में छोटी सी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। श्यामलाल को जितना भी जमीन मिला उसमें वह चने की खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करने लगे। वह रोज सुबह खाना खाकर अपने छोटे से खेत की रखवाली करने के लिए जाता है और उसका बड़ा भाई भी अब अपने खेत की रखवाली करने में लग जाता है। दोनों अपने अपने खेत की रखवाली किया करते थे। एक बार बड़े भाई के खेत में कुछ चिड़ियां आ जाती है। इन चिड़ियों ने तो नाक में दम कर दिया है, इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये रोज रोज मेरी फसल खाने आ जाती है। रामलाल उन चिड़ियों को डंडे से मारकर भगा देता है। अगले दिन वह चिड़िया छोटे भाई के खेतों में दाना खाने आती है। श्यामलाल उन चिड़ियों को भगाने की कोशिश किया, फिर उन चिड़ियों की तरफ देखा और सोचने लगा, ये चिड़िया भी भूखी होंगी। ये अगर थोड़ा सा मेरे चने का दाना खा लेंगी तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक आधा किलो मेरे चने कम होंगे। कम से कम इनका पेट तो भरेगा। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। रामलाल के खेत में अगर कोई चिड़िया जाती तो वह उन्हें डंडे मार के भगा देता था और श्यामलाल के खेतों में अगर चिड़िया आती तो वह उन्हें कुछ नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे कि एक बार गांव के फसलों में बीमारी लग जाती है, जिसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े फसलों को खराब कर रहे थे। वह कीड़े धीरे धीरे रामलाल के खेतों तक पहुंच जाते हैं और रामलाल की सारी फसलों को खराब कर देते हैं। वही जब वह कीड़े श्यामलाल की फसलों के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वह सारी चिड़िया दाना चुग रही थी। जब कीड़े श्यामलाल की फसल के पास फैलने लगते हैं तो वह सारी चिड़िया उन कीड़ों को मारकर खा जाती है, जिससे श्यामलाल की फसल खराब होने से बच जाती है। जब रामलाल अपने खेतों के पास पहुंचा और उसने अपने खेतों की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत उदास हो गया और फिर उसने श्यामलाल के खेतों के पास देखा कि उसकी फसल बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिन चिड़ियों को रामलाल ने डंडे मारकर भगा दिया था उन चिड़ियों की वजह से श्यामलाल का खेत की फसल खराब होने से बच गई। ये देखकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मेरी इस बार की तो सारी फसल खराब हो गई। अब इस फसलों को कौन खरीदेगा? अब इस बार मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी सारी जमा पूंजी इस फसल को उगाने में लग गई थी। भैया आप चिंता मत कीजिए, आपकी फसल खराब हो गई कोई बात नहीं। अभी हमारी ये फसल तो सही है ना, हम इस फसल को बाजार में बेचेंगे और इसी से इस बार अपने घर का गुजारा करेंगे। श्यामलाल की यह बातें सुनकर रामलाल की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह श्यामलाल से अपनी गलती की माफी मांगती है। श्यामलाल बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था।
वह दोनों को माफ कर देता है और फिर से वह सभी मिलकर हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। एक बार दो गरीब दोस्त किसी नगर के सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ तुरंत उन्हें काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। सेठ यह भी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का उल्लंघन किया तो उस एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं तनख्वाह से काट ली जाएंगी। दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं और पूरे साल जी तोड़ मेहनत करते हैं और सेठ के हर एक आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। जब काम करते करते 1 साल पूरा होने को आता है तो दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने पहुंचते हैं। मुद्राएं मांगने पर सेठ बोलता है, अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। हाँ, यह तो असंभव है। दोनों दोस्त एक साथ बोल पड़ते हैं, यह तो असंभव है। ठीक है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त नगर से जाने लगते हैं। उन्हें ऐसे जाता देख एक चतुर पंडित उन्हें अपने पास बुलाता है और पूरी बात समझने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेजता है। सेठ के पास पहुंच दोनों मित्र बोलते हैं, सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके 3 काम किए देते हैं। और दोनों दुकान के अंदर घुस बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर छोटी के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन महसूस कर रह जाता है पर कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। अरे, फैलाने भर से भला ये कैसे सूखेगा? हाँ, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं। किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहें। अब सेठ को समझ आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना कोई और नाटक किए वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देता है। दोस्तों, बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।